अब दोस्तों, जंग होगी कब होगी नहीं होगी, मुझे लगता है कि दो ही लोग हैं जिनको डिसाइड करना है। एक ट्रम्प साहब हैं और दूसरी तरफ खामनेई साहब हैं। इन दोनों को डिसाइड करना है। एक दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया के सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं, मिलिटरीली पावरफुल वो अली खामनेई। इनको डिसाइड करना है। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ दिख रहा है ज़मीन पर, या जो कुछ छन छन कर खबरों से आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि टेंशन एकदम पीक पर है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और इसीलिए आज मैंने ईरान के, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट जो इजराइल और ईरान के टेंशन को, अमेरिका के टेंशन को पिछले कई बरसों से बहुत करीब से देख रहे हैं, और कुछ हफ्ते पहले जो खुद ईरान में थे, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से उनकी बातचीत हो रही थी, वहाँ के संपादकों से बातचीत हो रही थी, वहाँ खामनेई के सलाहकारों से बातचीत हो रही थी। अमरीश मिश्रा, वो आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बेंगलोर से। उनको सुनिए, और मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो गहराई है वो आपको भी जाहिर होगी। अमरीश जी, अभी तक तो हम धमकियां सुन रहे थे, लेकिन अब तो धमकियों का दौर चला गया। अब सीधे सीधे दोनों तरफ से फौज मोर्चे पर है, चारों तरफ से घेराबंदी है। 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस वक्त मिडिल ईस्ट में। ऐसी मिलिट्री घेराबंदी मुझे लगता है 10-15 सालों में दुनिया ने नहीं देखी है। तो क्या ये जंग किसी भी पल अब शुरू हो सकती है? 27 तारीख को, 28 तारीख को, कुछ इस तरह की आपके पास इनपुट हैं कि ये जंग किस मोड़ पर शुरू हो सकती है, एट एनी टाइम फ्रॉम नाउ? एग्जैक्टली देखिए, अभी क्या है, जो पूरी अभी ताजा स्थिति यह है कि ईरान के ऊपर एयर स्पेस हालांकि फॉर्मली बंद नहीं हुई है, लेकिन इंडिगो से लेके एयर इंडिया तमाम जहाजों ने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी, और वो उन्होंने 28 तारीख तक बंद रखने का उन्होंने वो अनाउंसमेंट किया है। इजराइल, बहुत सारी जो यूरोप से फ्लाइट्स जाती थी, लुफ्टांसा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, वो सब सस्पेंडेड है। वो 2 दिन पहले ये सस्पेंड हुई थी, और अभी भी वो सस्पेंडेड चल रही। इक्का दुक्का फ्लाइट कोई अगर मिलिट्री लिहाज से अगर उसको आना है तो वो तेल अवीव लैंड कर रही है, वरना तेल अवीव में भी उसी तरीके की स्थिति है। तो अब आप बताइए कि ये इसको कैसे देखा जाए। और फिर आप देखिए तो जो 500 फाइटर जेट, फिर अब्राहम लिंकन जैसा न्यूक्लियर युद्धपोत बिल्कुल ओमान पहुंच गया। ओमान मतलब ईरान, ओमान से ईरान का क्या मतलब, ये दूरी जी। ईरान, हाँ, दूरी कुछ है ही नहीं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो ईरान के कब्जे में होता है, और जहां से दुनिया में करीब 20% तेल का व्यापार वहां से गुजरता है, और वो ईरान के कब्जे में है। वहां पर जब इब्राहिम लिंकन पहुंच गया है, तो आप सोचिए कि समुद्री यातायात भी बंद है। कोई इस समय जो बहुत वो बिजी, वो ट्रैफिक जो सी ट्रैफिक है बहुत बिजी रहती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि ईस्ट वेस्ट को वो लिंक करता है। वहां भी जाम है, वहां भी ये सारी चीजें रुकी हुई, हालांकि उसको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वहां भी पूरी तरह से जाम है। तो ऐसी स्थिति देखिए, इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार दुनिया देख रही है। वियतनाम वॉर का हमने नजारा देखा है, इराक वॉर का हमने नजारा देखा है, अफगानिस्तान वगैरह में जो हुआ, इसका तो 1/3 भी नहीं था वो, जिस तरीके से इसमें हो रहा है। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को उठाने की पूरी कोशिश हो रही है, कि एक मदुरो को उठाने की नहीं, पूरे पूरे देश को उठाने की कोशिश हो रही है अमेरिका द्वारा और उसके एलाइज द्वारा। जी जी। आज ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो फतेह मिसाइल्स हैं, करीबन 1,500-2,000 किलोमीटर रेंज है, ये कोस्टल एरियाज में तैनात कर दी हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहेंगे तो ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, दुनिया का सबसे खौफनाक जंगी जहाज, हम इसको डुबो भी सकते हैं, हम इसको सिंक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ईरान ही पहली स्ट्राइक कर देगा, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा, या ईरान, आपको लगता है कि अमेरिका की चाल का इंतजार कर रहा है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो कन्वेंशनल ओल्ड स्कूल है, जो ईरान का ओल्ड स्कूल है, क्योंकि मैं देखिए गया था वहां, ये भी मैंने एसेस की हर तरह के लोगों से, ओल्डर जनरेशन, मिडिल जनरेशन, यंगर जनरेशन, जो उनकी सेना के और उनके थिंक टैंक है, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स, उसमें जो ओल्ड स्कूल है उसके अंदर प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने की थोड़ी झिझक है, जो ओल्ड स्कूल। लेकिन जो लोग इस समय कंट्रोल कर रहे हैं, जिनकी उम्र 55 से 65 के बीच है, और वो उस समय आए यहाँ पर, मतलब कंट्रोल की पोजीशन में, जब
जून के युद्ध में 12 दिन, जून 2025 के 12 दिन के युद्ध में जो पुरानी लीडरशिप थी वो साफ हो गई, उसको इजराइल ने असैसिनेट कर दिया। तो अभी जो लोग आए हैं ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। इनके दिमाग में मैंने जो बातचीत की और उसके बाद भी जो फॉलो अप किया उसमें ये समझ में आ रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, क्योंकि फतेह मिसाइल्स का देखिए, ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में। वो क्या है? जो 3 आइलैंड्स हैं वहां, ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब और अबू मौसा, ये 3 आइलैंड्स हैं वहां पर ईरान के कब्जे में। और यूएई भी उनको कंटेंट कर रहा है कि वो हमारे हैं, लेकिन ईरान ने एक नहीं सुनी और वहां पर तीनों आइलैंड्स में फतेह मिसाइल्स डिप्लॉयड। अब जब इतने और ये देखिए, इब्राहिम लिंकन अगर वहां से 500 किलोमीटर दूर भी चला हो, जो नॉटिकल माइल्स में हम कहते हैं, जो समुद्री माइल्स होते हैं, तो उसमें हम अगर 500 हो, 1000 हो, वहां तक तो आराम से फतेह पहुंच जाएगा। तो ये लोग तो डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं इब्राहिम लिंकन को। और सस्टेन स्ट्राइक से कुछ बहुत बड़ा एक मतलब अब न्यूक्लियर पावर्ड वो सोचिए, वो जहाज है, उस पर अगर मिसाइल अटैक होता है, दुनिया में आज तक नहीं हुआ है, दुनिया में कभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ है। लेकिन आपको लगता है, नहीं, आप कह रहे हैं कि जो यंग लीडरशिप है ईरान की, क्योंकि पुरानी लीडरशिप असैसिनेट हो गई पिछली बार, यंग लीडरशिप आप कह सकते हैं वो पहली स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अभी भी जो सुप्रीम कमांडर हैं अली खamenei, ईरान के सर्वोच्च नेता, बहुत कूल हैं, बहुत काम है, शतरंज जैसे आदमी खेलता है उस तरह से वो वॉर जोन में भी उसी कूलनेस के साथ वो अपनी स्ट्रेटजीज चलते हैं। क्या खामनेई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक पे जोर देंगे या खामनेई इंतजार करेंगे अमेरिका की पहल का? देखिए, इमाम खामनेई की जो लाइन है, मैं थोड़ा सा उसको और समझाता हूं, क्योंकि वो पहले से इवॉल्व हुई है। जो पहले थी कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे, उससे इवॉल्व हुई है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर हमारे मुल्क के जरा से भी इलाके में खरोच आ गई, जरा से भी इलाके में, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये उनके लोग भी यही कह रहे हैं। अब इसमें देखिए खेल क्या है, इसमें यह है कि अमेरिका ये मान के चलता है कि छोटा मोटा नुकसान ईरान झेल लेगा और शायद रिस्पॉन्ड ना करे। अभी भी ये थिंकिंग है अमेरिका में, लेकिन ये थिंकिंग ईरान में बदल चुकी है। इवन सुप्रीम लीडर की थिंकिंग बदल चुकी है। अमरीश भाई, एक और चीज देखने में आ रही है और वो ये है कि ट्रम्प जो लगातार धमकियां दे रहे थे, थ्रेट्स दे रहे थे ईरान को कि उड़ा दूंगा, नक्शे से खत्म कर दूंगा, पिछले 12 घंटों से हम लोग रात में बात कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने आज कुछ भी नहीं बोला है। बड़ा अनयूजुअल है ट्रम्प का खामोश होना ईरान के मसले पर। क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है या ट्रम्प अभी भी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं? देखिए, ट्रम्प का जो बिहेवियर है अभी तक, जब जब उन्होंने खामोशी अख्तियार की, तो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। आप 12 दिन के युद्ध के पहले देख लीजिए जो स्थिति थी। ओमान में बातचीत चल रही थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था स्मूथली चल रहा है, लेकिन नहीं, वहां पर इजराइल ने हमला किया, फिर B-2 बॉम्बर्स ने हमले कर दिए। अभी जो स्थिति है, ट्रम्प अपने सारी जो उनकी पावर है, जो उनकी एयर पावर है, नेवल पावर है, वो सब एम्प्लॉय कर चुके हैं। और ये लगातार बयान पेंटागन की तरफ से आ रहा है। अब पेंटागन मतलब ट्रम्प ही है, ये तो उनकी इजाजत के बिना पेंटागन कोई ऐसा बयान नहीं देगा। पेंटागन की तरफ से बयान आ रहा है कि ईरान विल बी सरप्राइज, वी हैव सम मोर सरप्राइजेस फॉर ईरान। जो पिछली बार सरप्राइज था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उतनी दूर से B-2 बॉम्बर, ये मतलब B-2 बॉम्बर अमेरिका से 18 घंटे की फ्लाइट लेके आएंगे और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बम्बार्ड कर देंगे, वो भी एक सरप्राइज था। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे पास और सरप्राइजेस हैं। और जो ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले कहा कि हमने वेनेजुला में डिस्कॉम्बुलेट कर दिया था, यानी हमने पूरा जो रेडियो पल्सेस वगैरह, लेजर पल्सेस छोड़ के वेनेजुएलन आर्मी को जाम कर दिया था। वो क्योंकि इसी तरीके से ट्रंप खेल रहा है। देखिए, एग्जैक्टली वही है। और अभी ट्रंप ये भी उसको लग रहा है कि अभी रशिया चाइना हमको हल्के में ले रहे हैं। लगातार रशिया की अपनी दबंगई बनी हुई है और रशिया ने यहां तक कह दिया है कि आर्कटिक जो 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 सर्कल है, ग्रीनलैंड चाहे कोई भी ले ले, आर्कटिक सर्कल को रशिया डोमिनेट करेगा। उसने खुल के कहा।
और ये देखिए, इसमें रशिया और चाइना का भी पूरा एक इन्वेस्टमेंट है कि इसी पूरे इसमें जो ईरान का मामला है, इसमें इसको ढील देते जाओ ट्रंप को, और ये ट्रंप कुछ स्ट्राइक करे, कुछ करे, और उसी में इसको चाप दो। ये उधर से भी पूरा खेल हो रहा है, रशिया मतलब चाइना आप कह ईरान। रहे हैं कि ट्रंप अभी किसी भी समय स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग वो चुनेंगे, अपने हिसाब से चुनेंगे। वो डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे जब युद्ध होता है तो दुश्मन को चौंकाने के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अचानक हमला हो, कि जब वो इस तरह के हमले की उम्मीद ना कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि खामोशी के बाद ही तूफान आता है, जैसे वो ट्रम्प की स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या ये भी बात है कि अभी यूएसएस जॉर्ज बुश, एक और बड़ा युद्धपोत, एक और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या उसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन यूरोप में थी, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन की लोकेशन ओमान के पास मिल रही है, उसकी लोकेशन यूरोप के पास है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रहा है। तो क्या यूएसएस जॉर्ज बुश इस युद्धपोत का भी इंतजार अमेरिका कर रहा है? देखिए, अभी जो पिक्चर है जो सामने आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज बुश जो मेडिटेरेनियन में वो इसराइल इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है वो आप सोचिए कि इसराइल के जो दो पोर्ट्स हैं, अशदोद और एश्केलॉन, वहां से मेडिटेरेनियन सी शुरू हो जाती है। तो ओके। अब जब जॉर्ज बुश उधर से आ रहा है, यानी वेस्ट की तरफ से ईस्ट आ रहा है, ईस्ट इसराइल अमेरिका से और अटलांटिक ओशन से ईस्ट पे है, तो उधर जब आके वो अगर डॉक करेगा, अगर उसने डॉक किया, तो इसका मतलब ये है कि यमन जो मारेगा, यमन क्योंकि लगातार एश्केलोन अशदोद पे मारता रहा है पिछले 2 सालों, और इसराइल को बहुत नुकसान हुआ है। तो यमन के खतरे को भी देखते हुए इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉर्ज बुश वहां तैनात हुआ है। ये भी एक बड़ी व्यू रचना का हिस्सा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो जंगी जहाज है, ये अ, ओमान के पास ये पोजीशन ले चुका है। उधर जो दूसरा युद्धपोत है जॉर्ज बुश, उसको वो इजराइल को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए वो दूसरी साइड पर रखेंगे। जी, और बाकी जॉर्डन और साइप्रस में जो यूएस बेस हैं, वहां से फाइटर जेट्स वहां से स्ट्राइक कर फाइटर। सकते हैं ईरान पे। तो आप ये कह रहे हैं कि फाइटर जेट्स ईरान पर जो है कहीं ना कहीं निशाना साधेंगे, अब्राहम लिंकन ओमान की तरफ से मिसाइल दागेगा, साउथ की और तरफ ये जो जॉर्ज बुश है ये इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रोटेक्ट तरह की करेगा। मोटी मोटी व्यू रचना हो सकती है। बिल्कुल, इस तरह की मोटी मोटी व्यू रचना, बल्कि ऐसा ऐसा दिख रहा है कि ऐसी व्यू रचना है। और नेवल एक्सरसाइजेस भी शुरू हो गई, जो आज खबर आई है कि नेवल एक्सरसाइजेस शुरू हो गई है, न केवल ईरान पे अटैक की, उधर से इब्राहिम लिंकन के साथ जो पूरा, क्योंकि इब्राहिम लिंकन अकेला नहीं है ना, उसके साथ पूरा कई काफिला। जहाज एक साथ चलते हैं, कई पनडुब्बियां चलती हैं, हाँ, जहाज चलते हैं। काफिला है। जी हाँ। बिल्कुल, जी हाँ। समुद्री काफिला है पूरा बेड़ा है, जहाजी बेड़ा। जी जी जी। पूरा। तो वो वहां भी नेवल एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं कि हमला होगा तो क्या होगा, और हमला हम करेंगे तो क्या होगा। और उधर जॉर्ज बुश को लेके जो एश्केलॉन अशदोद में जो इजरायली नेवी, उसकी भी तैयारी शुरू, उसने भी नेवल एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, क्योंकि जब जॉर्ज बुश आएगी तो उसके साथ इजरायली जो नेवी, और इजरायली नेवी कमजोर नहीं है, इजरायली नेवी है, तो वो भी उसके साथ जुड़ के एक बड़ा बेड़ा वहां भी बन जाए। जी। टाइमिंग के बारे में अमरेश जी, क्योंकि आपने कई युद्ध देखे हैं और वॉर हिस्टोरियन भी हैं, टाइमिंग को लेकर आपका कहना है कि उस पर आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि टाइमिंग अब सीधे सीधे ट्रम्प के हाथ में है। ट्रम्प को डिसाइड करना है व्हाट इज द टाइम टू स्ट्राइक। उसमें एक और थोड़ी महीन बात है। एक तो ये बात सही है कि ट्रंप को डिसाइड करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईरान, रशिया, चाइना केवल चुपचाप देख रहे हैं कि ट्रंप हमला करे और तब हम जवाब देंगे। ऐसी भी एक प्लानिंग बन रही है चाइना, रशिया, ईरान की तरफ से कि ट्रंप को बेट किया जाए। बेट, जो बेटिंग होती है, उसका हिंदी मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, कि उसको लुभाए, उसको हम्म। लुभाएं, उसको लुभा के एक उससे स्ट्राइक करवाएं। इसीलिए ये चीज अमेरिकन माइंडसेट में प्लांट की जा रही है कि अगर छोटा मोटा हमला होगा तो ईरान एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये जानबूझ के कहा जा रहा है, इसलिए कि करे, और ईरान उधर तैयार है कि जरा सी खरोच भी लगी बाहरी इलाके में, हम हमला कर देंगे जवाब। और उस समय जी। ईरान कहेगा कि देखो हम पे पहले हुआ, चाहे वो छोटी जगह पे हुआ तो।
और आपको लगता है कि अगर ये जंग होगी तो फिर लंबी खिंचेगी, मतलब ये कोई शॉर्ट मतलब वॉर नहीं है कि 3-4 दिन में खत्म हो जाए, ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये जियोपॉलिटिकल वॉर है, ये जियोपॉलिटिकल वॉर है, ये दुनिया के चाइना नक्शे और को। जी जी, चाइना, रशिया, ईरान एक साथ है, और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, नेटो। ये दुनिया के नक्शे को बदलने की लड़ाई है, दीपक जी। दुनिया के नक्शे को बदलने की लड़ाई है, और किसी ये भी वक्त हो सकती है। वक्त आप आज प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये ज्योतिष का काम है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का काम नहीं है। हाँ, नहीं, सही बात, सही बात, सही बात, जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रिडिक्ट नहीं ठीक किया है। जा सकता। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो देखिए, क्या है ना कि आप कोई टेनिस का गेम देखिए, या आप किसी में देखिए, अब उसमें जो ओपोनेंट जिस तरह से बॉल फेंकता है, फिर आप फेंकते हो, फिर आप उसको ट्रैप में लाते हो, वो बहुत सारी चीजें होती है। समझ गए शतरंज में समझ भी गए। यही होता है। तो इसलिए ये सब गेम अभी चलेंगे कोई 1-2 दिन, लेकिन अब बीच में कभी भी कोई भी फंस सकता है ट्रैप में, और पहले फायर कर सकता है। दोस्तों, अमरीश मिश्रा कह रहे हैं कि मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। ऐसा मिलिट्री बिल्टअप देखा नहीं गया है 10-15 वर्षों में। इवन इराक का जो युद्ध था उसमें भी इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप बिल्कुल नहीं था। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो भी ऐसा मिलिट्री बिल्डअप नहीं था। इस बार एक फुल फ्लेजेड फुल स्केल वॉर हो सकती है, ऐसा मिलिट्री बिल्डअप से लगता है। तैयारियां देख के ऐसा लगता है। ये अमरीश जी करें, लेकिन जंग कैसे शुरू होगी, पहला स्ट्राइक कौन करेगा, वो ये स्ट्राइक ईरान की तरफ से प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक होगी, या फिर एक व्यू रचना के साथ इजराइल अमेरिका कुछ सोचेंगे और वो स्ट्राइक करेंगे, इसके बारे में प्रिडिक्शंस नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो ऑप्शन है, या तो खामेनेई के साहब के पास है या ट्रम्प साहब के पास है। इन दोनों के पास ऑप्शन है, इनको डिसाइड करना टाइमिंग क्या है। लेकिन अभी मिलिट्री बिल्डअप है, और इसको सबसे पहले सेंस किया है दुनिया भर की जितनी एयरलाइंस हैं। वो चाहे नीदरलैंड की KLM हो, ब्रिटेन की ब्रिटिश एयरवेज हो, जर्मनी की लुफ्तांजा हो, हिंदुस्तान की एयर इंडिया है, इंडिगो है, इसराइल की एयरलाइंस हैं, सब के सब ईरान के एयर स्पेस से उस जगह से गुजरना नहीं जा रहे। बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। ये एक पहला इंडिकेशन है। और दूसरा इंडिकेशन, जॉर्ज बुश का जो है मध्य एशिया की तरफ रवाना होना, और अब्राहम लिंकन का मध्य एशिया में स्टेशन होना, 500 एयरक्राफ्ट की घेराबंदी बहुत कुछ बताती है। देखना पड़ेगा कब ये जंग शुरू होती। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ना शुरू हो तो बहुत बेहतर है। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहेगी, और आप भी करिए कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जंग की आंच हिंदुस्तान तक पर भी आएगी, हम पर आप पर भी आएगी इसकी आंच। इस आंच से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि पूरी विश्व व्यवस्था बदल सकती है। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।